वेलकम टू आवर चैनल बिस्टॉक। आज हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत चर्चित भी रहता है और इस पे बात भी हर कोई करता है। और ये टॉपिक है पोस्ट का। पोस्ट होता क्या है? जैसे कि नाम खुद से ही बताता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट ऑफिस प्लेस और वर्क प्लेस। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसी के बारे में जानेंगे कि हम ऑर्गेनाइजेशन पे ये कैसे लगता है, क्या क्या इसके एप्लीकेबिलिटी होती है, क्या क्या कंप्लायंसेस होती हैं, क्या क्या इससे बेनिफिट होता है हमारी महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती हैं। सो हमारे साथ इस चीज़ को और अच्छे बेहतर से समझाने के लिए हमारे साथ है एडवोकेट वत्सला गौर, जो कि इस डोमेन में एक एक्सपर्ट है और काफ़ी कंपनीज़ का ये पोस्ट हैंडल भी करते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती है और उनको गाइड भी करती है कि कैसे कैसे उनकी कंपनीज कंप्लायंट हो सके। सो ओवर टू वत्सला जी। वत्सला जी, सबसे पहला हमारा सवाल जो आपसे ये है कि पोस्ट होता क्या है, अगर हम बिल्कुल लेमन में बात करें जो कि हमारे दर्शकों को भी समझ आए। और दूसरा, ये क्यों आया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें वुमेन्स की सेफ्टी और सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए हमें स्पेशल एक कानून लाना पड़ा? ये सही कह रहे हो आप कि विमेन की सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखते हो आजकल कंपनीज़ में कोई फीमेल है जो काम कर रही है, उसके साथ में कई बार हरेसमेंट भी हो जाता है, कोई कमेंट पास हो जाते हैं जिससे वो मेंटली भी डिस्टर्ब्ड हो जाती हैं ज़्यादातर। या फिर कुछ ऐसा है कि उन लोगों को ऑफिस छोड़ना भी पड़ जाता है कई बार, क्योंकि कई बार हरेसमेंट इतना कंटिन्यूस होता है और हमें पता भी नहीं होता है कि ऐसा चल रहा है कंपनी में कहीं पे। तो उसके लिए हम लोग एक पॉश पॉलिसी लेकर आए। तो पॉश का जो हम लोग अगर उसकी फुल फॉर्म देखें तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, और इसी के लिए जो एक्ट है, जिस एक्ट में से पॉश निकला है, वो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस। इसके अंदर हम 3 चीज़ें फॉलो करते हैं। पहला है प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल। कंपनीज जो पॉलिसीज़ बनाती हैं पॉश के लिए, वो है पहला है प्रिवेंटिव मेथड। और फिर जो पॉश की वो पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट हो रही है वो है हमारा प्रिवेंटिव मेथड। फिर उसके बाद में उसके लिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है हमारी कंपनी में कि हमारे पॉश लग गया है, तो उसके लिए जो रेड्रेसल एक जो थर्ड पिलर है इसका, वो फॉलो होता है, जिसके अंदर IC कमिटीज़ बनाई जाती है हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में। आपका एक क्वेश्चन है कि पॉश आया क्यों? हाँ, तो पॉश एक केस था जो भवरी देवी का केस था, 1992 में हुआ था, राजस्थान में ये केस था। उसके अंदर भवरी देवी एक साथिन थी। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत छोटी छोटी सब पोस्ट होती है जो रूरल एरियाज़ में काम करती है। उसमें एक साथिन जो पोस्ट होती है वो एक जाके जैसे गांव में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे जो छोटे छोटे गांव में फीमेल्स को जो अवेयर करने के लिए, बच्चों के लिए जो स्कीम्स बताती हैं, जो उनको आंगनवाड़ी वगैरह के लिए। ये हमने अपने रोज़ के जीवन में भी, अगर मैं अपने बचपन की बात करूं, हमने भी देखा है कि वुमेन्स आती थी, बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाती थी, और आंगनवाड़ी में वुमेन्स होती थी जो कहती थी कि बच्चों को आना चाहिए, या कुछ स्किल्स डेवलपमेंट के लिए वुमेन्स के लिए भी स्किल प्रोग्राम्स होते थे। हाँ, वही सेम जो साथिन थी, वो एक 9 मंथ ओल्ड बच्ची थी जिसकी शादी हो रही थी, उसको रोक रही थी वो। वो अपने काम कर रही थी, वो उसकी ड्यूटी थी। क्योंकि उनका काम ही यही था कि वो कोई भी ऐसी चीज़, चाइल्ड मैरिज हो गए या डाउरी केसेस हो गए, या फिर कोई भी जैसे जो भी छोटे मोटे सोशल एक्टिविटीज जो इलीगल्स थी, या जो सही नहीं थी, जो मतलब मॉरली भी काम करे, लीगली भी सही नहीं थी वो चीज़ें, तो उनको वो रोक रही थी उस टाइम पे। 9 महीने की वो लड़की थी। उसके लिए गांव वालों की जो फैमिली थी वो थोड़ी एलीट फैमिली थी और भवरी देवी थोड़ी सी लोअर कास्ट में थी। तो इस चक्कर से वो लोग बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो गए इस चीज़ पे, और 5 लोगों ने मिलके उसका रेप कर दिया। वो अपने घर में थी, खेत में थी, अपने हस्बैंड के साथ खेत में काम कर रही थी। वहाँ पे 5 लोग उसी फैमिली के आए, उन लोगों ने उनका रेप किया और चले गए। उसके बाद में भवरी देवी ने बहुत मुश्किलों से अपना केस दर्ज करवाने की कोशिश की वहाँ पे, लेकिन फैमिली क्योंकि बहुत एलीट क्लास थी वहाँ पे, मतलब जाने माने लोग थे, तो पुलिस वालों ने बहुत उनको परेशान किया। उनका केस नहीं ले रहे थे, फिर लास्ट में केस लिया। उसके बाद में और भी उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, गांव में भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि वो अपना काम कर रही थी उस टाइम पे और उनके लिए कोई लॉज ही नहीं थे।
फिर उसके बाद में जब इस चीज़ को भी कुछ नहीं हुआ तो कोई रेजोल्यूशन नहीं निकल रहा था, हाई कोर्ट में गया केस, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। जब फिर उसके बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन साथ में आई, सारी जो फीमेल ऑर्गेनाइजेशन थी राजस्थान में वो सब साथ में आई, उन्होंने एक PIL डाली सुप्रीम कोर्ट में। उस सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको एक्नॉलेज किया कि हाँ ये प्रॉब्लम है, वर्क प्लेस में फीमेल्स को ऐसी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। फिर उन्होंने एक गाइडलाइन बनाई, क्योंकि जो हमारे कंट्री में एक एक्ट पास होने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, राइट। तो उसके वजह से गाइडलाइंस पास हुई जिसको बोला गया विशाखा गाइडलाइंस। ये 1997 में आई थी और 1997 से लेकर 2013 तक का टाइम हमें लग गया पॉश को लाने में, एक प्रॉपर एक्ट को लाने में। प्रॉपर एक्ट को हाँ। काफ़ी लंबा समय होता है ये, किसी बिल को कोई सोच है उसको एज अ बिल और कानून तक लाने के लिए। हाँ। और ये काफ़ी लंबा समय लग गया। तो इसीलिए मीनवाइल जो जब तक हमारा एक्ट पास नहीं हुआ हम लोगों ने विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो किया। ओके, सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो पोश है उसका जो बेसिक्स है वो 1997 में आ गया था। हाँ। एंड ये एज अ एक्ट, एज अ कानून के रूप में ये हमारे पास 2013 में आया। हाँ। सो वत्सला जी, अभी तक हमने समझा पोश क्या होता है, बट नाउ आवर क्वेश्चन इज कि ये किन ऑर्गेनाइजेशंस पर एप्लीकेबल होता है? क्या सभी ऑर्गेनाइजेशंस पर एप्लीकेबल होगा या इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि जिसके पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं उससे कुछ क्राइटेरिया कि उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे या फीमेल एम्प्लॉयज़ होंगे तो भी एप्लीकेबल होगा? तो इसमें क्या क्राइटेरिया रहता है? इसके अंदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों तरीके की जो कंपनीज होती हैं इसको फॉलो करती है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन इनको फॉलो करती है। इसके अंदर हमारे पास में होने चाहिए 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय, 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़, फीमेल हो मेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पूरी कंपनी में सिर्फ मेल एम्प्लॉयज़ भी है ना तो भी ये फॉलो होता है, तो भी ये हमारे पर एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ। सो मतलब कोई भाई भी अगर सोच रहा है कि उसकी कंपनी में फीमेल एम्प्लॉय नहीं है, पोस्ट नहीं लगेगा, वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। सो ये था अभी तक पोस्ट क्या है एंड पोस्ट किस किस ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होगा। बट जैसा कि नेम खुद से कहता है सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो मेरा सवाल अब ये है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट किस चीज़ को बोला जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमनली डिस्कस टॉपिक भी है और ये बहुत इसमें बहुत वाइड टर्म है। कुछ लोग कोई चीज़ बोल देते हैं उसको जोक्स का पार्ट दे देते हैं और कुछ लोग उसी जोक को सेक्सुअल हैरेसमेंट भी बोल देते हैं। तो थोड़ा सा इस पर एनलाइटन करें हमें कि कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट में हम लोग 3 तरीके से हम लोग मानते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्ट। हम लोग मानते हैं कि फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। फिजिकल में हम लोग टच को मानते हैं कि अगर मान लो कि हम लोग इनएप्रोप्रिएट टच, हाँ इनएप्रोप्रिएट टच, या फिर आपने मतलब बहुत कॉन्टिन्यूस चल रहा है, जैसे अगर कोई फीमेल बैठी है उसके कंधे पे हाथ रख दिया, फीमेल को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हो सकता है उसको ये चीज़ बहुत इनएप्रोप्रिएट लगी हो, क्योंकि आजकल के टाइम पे कंधे पे हाथ रखना बहुत मेल्स के लिए नॉर्मल कैजुअल होता है, लेकिन कई फीमेल्स को ये पसंद नहीं है, तो वो इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट में कंसीडर करती हैं। और इसको हम मानते भी हैं कि अगर फीमेल को अच्छा नहीं लगा तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। इसमें अगर कोई जोक हो या कमेंट हो या फिर कोई चलते हुए मुझे ही किसी एम्प्लॉय ने साथ में कॉलीग ने कमेंट कर दिया तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। या फिर कोई ऐसा गेस्चर है जो उन्होंने कोई आजकल करते हैं, जैसे आंख मार दी या फिर कुछ भी ऐसा गेस्चर शो किया जो बेसिकली कहें तो जो फीमेल्स को अच्छा नहीं लग रहा एंड व्हिच शी जो इनएप्रोप्रिएट है, शी इज मतलब शी बिलीव्स दैट इज इनएप्रोप्रिएट और जो अनएथिकल है बेसिकली, तो वहाँ उसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट का नाम दे सकते हैं। सो इसमें जब हम बात करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट में, तो क्या इसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस क्या है? एंड सेकंड थिंग, जो सभी का एम्प्लॉयज़ का जो क्वेश्चंस भी रहता है, लाइक यू बीइंग अ फीमेल कलीग्स, कभी हमने हाथ रख दिया, ठीक है, एंड दैट वाज नॉट इंटेंशनल, कभी हाथ लग भी जाता है, ठीक है, और सामने वाले पर्सन को नहीं समझ आया, ठीक है, मतलब एक हो गया इंटेंशनली भी हो रहा है, जेन्युइनली भी हो रहा है, क्या इसमें वार्निंग सिस्टम होता है कि हाँ आपने किया, या सीधा कंप्लेन एंड ये प्रोसेस हो जाए? तो इसका थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा हमें समझाइए एंड कि कैसे कैसे ये आएगा इस कैटेगरी में कि सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है और कैसे नहीं आएगी। इसमें जो हम लोग पहले फॉलो करते हैं, सबसे पहला हम लोग फॉलो करते हैं कि दोनों पार्टीज़ जो हैं
वो बैठ के एक बार खुद ही डिस्कस कर लें कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर वो फिर भी रिपीटेटिवली हो रहा है तो फिर उसको कंप्लेन पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इनिशियली आप लोग दोनों बैठ के रिजॉल्व करो कि हाँ हम लोग इंटरनली डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा कोई मोमेंट आया जिसमें उनको इनअप्रोप्रिएट फील हुआ, तो वो जाके डिस्कस कर लें 1 to 1। और फिर उनको लगता है कि नहीं ये चीज़ कंटिन्यूस हो रही है, रिपीटेटिव है, तो वो जाके फिर कंप्लेन करवा सकती हैं। तो ये कंप्लेन कैसे होगी इसमें? मान लो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 50 लोग हैं या 100 पीपल है या 1000 पीपल्स हैं, और वहाँ पे हमारा जो कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है जहाँ पे एज पर द वुमन देयर इज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो वो कैसे इसको इनिशिएट कर सकती है? कैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर होता है इन सब चीज़ों को डील करने के लिए? जैसे अगर कोई भी कंपनी हम ज्वाइन करते हैं, हमें HR पॉलिसीज़ मिलती हैं। वहाँ पे HR पॉलिसीज़ में एक और पार्ट होता है पॉश पॉलिसीज़। उसको भी इस इंडक्शन के टाइम पे वही चीज़ समझाई जाती है। पूरे जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इंडक्शन में पॉश के बारे में बताया जाता है। पॉश में हम लोग जो इंटरनल कमिटी हमारी इस्टेब्लिश होती है, वो कंपनी में 4 लोग होते हैं। उसके अंदर 4 लोग में होते हैं, एक फीमेल होती है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है, 2 उसी कंपनी के मेंबर्स होते हैं, कोई भी एम्प्लॉय हो जो लगता हो जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो इन चीज़ों की, और एक होता है एक्सटर्नल मेंबर जो किसी NGO से हो, कोई एडवोकेट हो या फिर कोई भी रेप्यूटेड पर्सन हो सकता है, नहीं जिसको इस चीज़ की नॉलेज हो, मतलब द वन हु नोज दिस। हाँ, जिनकी प्रैक्टिस हो इस चीज़ में या नॉलेज हो उनकी, तो ये लोग होते हैं। और वो लोग एक कमिटी बना के, और आप लोगों ने देखा होगा किसी भी कंपनी में आप एंटर करते हैं, उनका जो बोर्ड होता है उस पर आपको IC कमेटी की भी लिस्ट मिलती है। उसी में उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स भी हैं, आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं उसमें। और वो एनोनिमस रहती है, आपको कोई भी नहीं बता सकता, मतलब उन कमेटी मेंबर्स के अलावा किसी को नहीं पता होगा कि किसने कंप्लेन की है। तो फिर वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर होके फिर इंक्वायरी प्रोसेस चालू होता है। सो वत्सला जी, अभी तक हमने देखा कि जैसे मान लो कोई कंप्लेंट हुई है, उसमें सारी कमेटी बैठी है, उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज किया, रिव्यू किया, एंड दे कम टू द डिसीजन यस दैट देयर वाज अ सम सेक्सुअल हैरेसमेंट और मिसअप्रोप्रिएट थिंग्स हैज हैपेंड। तो इसमें हमारी कमेटी या क्या एक्शन ले सकती है? इसमें कुछ पेनल्टीज भी होती हैं। सो व्हाट एक्शन दैट कमिटीज आर टेकिंग, और क्या वो ले सकती हैं? तो इस पे थोड़ा सा आप बताइए कि क्या हो सकता है इसमें। कंप्लेन में अगर पता चलता है कि हाँ ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है वहाँ पे, और मान लो कि सामने वाली जो फीमेल है उसको इसके लिए कोई थेरेपीज़ वगैरह लेनी पड़ रही है, थोड़ा मेंटली उनको स्ट्रेस हो गया है, तो जो अगर वो चाहे तो वो अपना उस चीज़ का कंपनसेशन ले सकती है कि उनकी थेरेपीज़ का पैसा वो दें सामने वाली पार्टी जिन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। ये भी कंपनी प्रोवाइड करवा सकती है। वो प्रमोशन हो रहा उनका तो वो भी रोक सकती है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। टर्मिनेशन अगर बहुत ज़्यादा लेवल का सीवियर है तो टर्मिनेशन भी हो सकता है। ये 3 चीज़ें हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं। तो क्या कंपनी कोई एक्सटर्नल जैसे पुलिस कंप्लेंट्स होते हैं या ऐसे कोई डिसीजन भी ले सकती है? अगर बहुत ज़्यादा मतलब सीवियर सेक्सुअल हैरेसमेंट है जो नहीं होना चाहिए था, जो हमारे पॉश से बाहर की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल जो लॉज हैं उनको हम लोग फॉलो करते हैं। फिर कंप्लेन भी होती है, फिर वो IPC के अंदर चला जाता है वो मैटर। सो अभी तक तो ये हमने कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग बात करी। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लायंट रहने के लिए दैट यस दे आर कंप्लायंट विद द पोस्ट एप्लीकेबिलिटी, तो क्या क्या उन्हें करना चाहिए, क्या क्या उन्हें करना पड़ता है? इसके जो कंप्लायंस हैं, पॉश के जो कंप्लायंस है, उसके अंदर हम लोगों का सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि IC कमेटी फॉर्म हो। IC कमेटी में जो एक्सटर्नल मेंबर हैं, हम उसकी हेल्प से एटलीस्ट 4 मीटिंग हम लोग कंडक्ट करते हैं। जैसे बोर्ड मीटिंग्स हर कंपनी में कंडक्ट होती है, वैसे ही IC मीटिंग्स भी कंडक्ट होती हैं। उसके अंदर चारों मेंबर्स प्रॉपर्ली रिव्यू करते हैं कि कुछ हम लोगों को और ज़्यादा अवेयरनेस के लिए कुछ करना चाहिए या नहीं, या फिर कोई कंप्लेन आई है या नहीं, और हमें किस चीज़ से और चीज़ें डेवलप करनी चाहिए ताकि हमारे कंपनी में सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो। इस चीज़ का प्रिवेंटिव मेथड हम लोग देखते हैं उसके अंदर। उसके साथ
साल में एक अवेयरनेस वर्कशॉप भी होती है जो सारे एम्प्लॉयज़ को अटेंड करनी होती है। ओके चाहे वर्चुअल हो सकती है, चाहे ऑफिस प्रीमाइसेस में हो सकती है, हम लोग कैसे भी कंडक्ट कर सकते हैं उसको, लेकिन एक वर्कशॉप होना ज़रूरी है। उसके बाद में इन सब चीज़ों को हम लोग कलेक्ट करते हैं जैसे और फिर उसकी एनुअल फाइलिंग होती है जिसमें हम लोग लिखते हैं कि कितने केसेस हमारी कंपनी में आए, कितने रिजॉल्व हुए, अगर रिजॉल्व हुए तो हमने किस तरीके से रिजॉल्व किया उसको। इस चीज़ का पूरा एक हमारे एक सबमिशन होता है जो डीसी में जाता है। ओके तो ये हमारे एनुअल फाइलिंग होती है। अगर ये चीज़ हम लोग फॉलो नहीं करते हैं तो 50,000 पर डायरेक्टर पेनल्टी होती है, और अगर कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलता रहता है तो हो सकता है कि आपकी कंपनी का लाइसेंस भी रद्द हो जाए। ओके सो वत्सला, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इससे कंप्लाई नहीं करती है तो इसका क्या रिpercussions होते हैं? और मेरा एक और सवाल है, जो आजकल ट्रेंड में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्क फ्रॉम होम चलता है, लोग घर पे बैठे होते हैं, तो वहाँ पे भी हमने कुछ केसेस सुने हैं कि हाँ वहाँ पे भी ये पोस्ट के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हो जाते हैं इवन दो एम्प्लॉयज आर नॉट विजिटिंग ऑफिस। तो इसमें आपका क्या कहना है? अगर कोई कंपनी पॉश के कंप्लायंस नहीं कर रही है तो उसके लिए जो पॉश एक्ट के अंदर दे रखा है कि एम्प्लॉयर्स पे पर डायरेक्टर 50,000 पेनल्टी है। ओके ये तो नॉर्मल ये हमारा पॉश एक्ट बोलता है। हाँ, और अगर कंटिन्यूस हो रहा है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी है, हम लोग उसको नॉन कंप्लायंसेस हैं, नॉन कंप्लायंसेस हैं, तो अगर कंटिन्यूस है ये तो या तो हायर पेनल्टीज भी लग सकती है उसमें। okay. या फिर आपका जो बिजनेस लाइसेंस है उसका भी कैंसिलेशन हो सकता है, नॉन रिन्यू हो सकता है कि रिन्यू नहीं करवा पाएंगे आप लोग। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस भी आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं ना कि सिर्फ एक ऑफिस प्रीमाइसेस होना चाहिए पॉश एप्लीकेबिलिटी के लिए, ऐसा नहीं है। जैसे वर्क फ्रॉम होम में भी होता है। जैसे अभी एक रिसेंट जजमेंट थी कलकत्ता हाई कोर्ट की जिसमें एक फीमेल कांस्टेबल थी। कांस्टेबल अपना काम कर रही थी, वो ट्रैफिक पुलिस वाली जगह मतलब ट्रैफिक में खड़ी हुई थी और वहाँ पे कोई ड्रंक पर्सन आया और वो उनका चालान काट रही थी। वो बोलते हैं, वो डार्लिंग करके रेफर कर रहे थे बार बार उनको। तो उसको हम लोगों ने पॉश में कंसिडर किया। सो पॉश के अंदर हमारे विद इन एम्प्लॉयज के अलावा भी अगर बाहर का कोई पर्सन, क्योंकि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के साथ ऐसा कुछ बिहेवियर करता है, वहाँ पे भी उस पर्सन पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा? नहीं। जैसे वहाँ पे जो वो पुलिस कांस्टेबल है वो अपने काम पे है, राइट। वो वहाँ पे जिससे भी इंटरेक्ट कर रही है वहाँ पे उनको खुद को ठीक फील नहीं हुआ ना कि उसने सामने वाले ने डार्लिंग करके रेफर किया। उनको नहीं पसंद आया, उन्होंने इस चीज पे कंप्लेन की और फिर एक्शन उस जो थर्ड पर्सन था उस पर हुआ। हाँ, अगर इसीलिए हम लोग है ना मोस्टली ये नेसेसरी नहीं है कि जो कल्प्रिट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय भी हो, लेकिन आपके वर्क प्लेस पे होना चाहिए। वर्क प्लेस पे होना चाहिए। वर्क प्लेस या वर्क प्लेस करते, क्योंकि हमने देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन दे हैव कॉल्स विद कस्टमर्स आल्सो, और कंसल्टेंट्स के साथ भी कॉल करते हैं। दे आर नॉट देयर एट देयर वर्क प्लेस बट दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर वर्क। इसीलिए है ना, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि है ना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे पॉश एप्लीकेबल है, तो मैंने बताया था कि मेल्स भी हैं अगर आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन में तो भी पॉश एप्लीकेबल है। वो क्यों है? क्योंकि बाहर से कोई इंटर्न आपके विजिट कर रहा है, कोई कंसल्टेंट आपके लिए विजिट कर रहा है, कोई भी विजिट कर रहा है तो उसके साथ में पॉश ना हो जाए। इसीलिए ये इवन दो यू डोंट हैव फीमेल एम्प्लॉयज तब भी आपको ये एप्लीकेबिलिटी हो जाती है एंड यू हैव टू कंप्लाई विद दिस लॉ बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन might be dealing with some women's employees of other organizations who are coming to your office as a consultant or as a sales persons or external parties, external vendors, etc. Right, Vatsala? Yes. So दोस्तों, ये हमारी वीडियो थी पूरी पोस्ट से रिलेटेड कि कैसे कैसे पोस्ट एप्लीकेबल होता है, क्या क्या इसमें हमें करना होता है, क्यों ये पोस्ट आया, अगर कोई नहीं करता तो क्या उसके एक्शंस होंगे, क्या रिपरकशन होंगे। और आपको अगर इसके बारे में और जानना है या आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ये देखना है कि कैसे आप उसको कंप्लाई कर सकते हो, तो यू कैन कनेक्ट विद आवर एडवोकेट वत्सला गौर and you can have a discussion with them and you can be a compliant with the post. Thank you very much.